हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल चीज़ों के ऊपर। देखो, आज के टाइम पे इन्वेस्टमेंट तो हर कोई करना चाहता है, पर जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके कुछ सवाल होते हैं। जैसे कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, कौन सा स्टॉक अच्छा है, कौन सा एफडी अच्छा है, पीपीएफ अच्छा है, या किस में हम इन्वेस्ट करें जो हमको अच्छा रिटर्न मिले, या शेयर बाज़ार अच्छा है, या फिर प्रॉपर्टी अच्छी है। वो इसी चीज़ में काफ़ी कंफ्यूज हैं, तो आज इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना क्यों ज़रूरी है। देखिए, आज के टाइम पे जिस तरीके से हमारा महंगाई दर बढ़ता जा रहा है, इन्फ्लेशन जिसे बोलते हैं, तो उसके हिसाब से जो हम सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं वो बहुत ही कम रिटर्न देता है हमको। तो हमें कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट देखने पड़ेंगे जो कि हमको एक अच्छा खासा रिटर्न दें। और ये रिटर्न के लिए एक टाइमलाइन होती है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में हर चीज़ जो है वो टाइम से चल रही है। अगर हम टाइम के बाद वो चीज़ अचीव करते हैं, टाइम के बाद अगर हम वो रिटर्न बना पाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। हमको बिल्कुल टाइम से ही वो चीज़ सारी अचीव करनी है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक फ़िक्स टाइमलाइन उसके लिए डिसाइड करें जिसमें हम वो गोल अचीव कर पाएँ। तो हर किसी का गोल यहाँ पे अचीव करने का तरीका अलग होता है, और हर किसी की रिक्वायरमेंट भी अलग अलग है। जैसे एक 45 की एज का इंसान है तो वो पहले अपने सारे लोन्स ख़त्म करेगा, उसके बाद वो रिटायरमेंट की प्लानिंग करेगा, बच्चों की शादी वगैरह की प्लानिंग करेगा। उसके लिए करंट सिचुएशन ये होगी। पर अगर कोई एक यंग एज का लड़का या लड़की है तो वो हमेशा ये सोचेगा कि मैं करियर में आगे कैसे बढ़ूँ, मेरी सेविंग से मैं कौन सी अच्छी गाड़ी ख़रीदूँ, मैं कौन सा अच्छा फ़ोन ख़रीदूँ। उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये सब के लिए अलग अलग है, लेकिन रिक्वायरमेंट सबको है, इन्वेस्टमेंट की भी और सेविंग्स की भी। तो इन्वेस्टमेंट से पहले जो हमारा आता है वो आता है सेविंग। अब बात करते हैं सेविंग के ऊपर। तो सबसे पहले जब आप सेविंग स्टार्ट करते हैं तो आपको एक गोल पता होना चाहिए कि मैं किस गोल के लिए अपना जो ये पैसा बचा रहा हूँ। तो ये गोल अलग अलग तरीके का हो सकता है सबका, जिसमें से कुछ तो इम्पॉर्टेंट है, जैसे घर ख़रीदना, बच्चों की शादी करना और अपना रिटायरमेंट प्लान करना। पर कुछ ऐसे हैं जो हमारा ड्रीम ही है, जैसे कि एक अच्छा घर ख़रीदना, बहुत लग्जरी कार ख़रीदना, या एक अच्छा रिटायरमेंट प्लान करना जिसके अंदर आप पूरे फॉरेन ट्रिप कर रहे हैं। तो इस तरीके का जो प्लानिंग है वो होती है लग्जरी प्लानिंग के लिए, लेकिन एक नॉर्मल बेसिक प्लानिंग सबको करनी पड़ती है। तो अब उसी बारे में बात करें। तो इसलिए जब हम ये सब प्लानिंग करने बैठते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा शॉर्ट टर्म गोल क्या है और हमारा लॉन्ग टर्म गोल क्या है। तो करंट में आपको जो भी अचीव करना है वो होता है हमारा शॉर्ट टर्म गोल, और जो इन फ्यूचर आपको अचीव करना है वो होता है हमारा लॉन्ग टर्म गोल। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, हमारा जो हम सेविंग कर रहे हैं सेविंग अकाउंट में, उसका रिटर्न इतना कम है कि हम इन्फ्लेशन को भी नहीं बीट कर सकते हैं। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन वो चीज़ है, इसे कहते हैं महंगाई दर, जो कि हमारा 6 से 8% के बीच में है, अलग अलग चीज़ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर और हॉस्पिटलाइजेशन के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर अलग अलग है। तो महंगाई तो है, उसके हिसाब से हमारा जो है रिटर्न नहीं बन रहा है सेविंग में। तो हमें कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट करना है जिसमें हमारा रिटर्न अच्छा खासा बन सके। वैसे तो आप लोगों को पता होगा कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है, फिर भी मैं इन शॉर्ट में बता देता हूँ। जो पैसा हम अपने इनकम से में से बचाते हैं उसे हम कहते हैं सेविंग, और जो पैसा हम अपने इनकम को बढ़ाने के लिए करते हैं उसे कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट। तो ये दोनों में डिफरेंस ये है। अब हम जब इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट हमारे लिए अच्छा हो। तो फर्स्ट है सेफ्टी। वो इन्वेस्टमेंट जो भी हम कर रहे हैं वो सेफ़ होना चाहिए ताकि हमारा जो पैसा है वो सेफ़ रहे। दूसरा होता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मीन्स मतलब उस पैसे को जब भी हमें ज़रूरत हो तो हम उसे निकाल सकें। ऐसा ना हो पैसा जब ज़रूरत हो तो हमारे काम ना आए, वो पैसा ब्लॉक हो। तो सेफ्टी ज़रूरत है, लिक्विडिटी ज़रूरत है। तीसरा है रिटर्न्स। रिटर्न उसकी ऐसी होनी चाहिए जो इन्फ्लेशन को बीट कर सके, यानी महंगाई दर को बीट कर सके। अगर 7% से महंगाई है, 8% से महंगाई है, तो वो कम से कम हमको 12-15% का रिटर्न दे, ताकि महंगाई दर को हटाने के बाद भी, इन्फ्लेशन को बीट हटाने के बाद भी वो उसे बीट कर सके, हमें रिटर्न मिल सके अच्छा खासा। अब ये समझने के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमारे पास जो ऑप्शन होना चाहिए वो कन्वीनियंस होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए जिसमें आप आराम से जाके इन्वेस्ट कर सकें। अब मान लीजिए आपको कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, एसआईपी में इन्वेस्ट करना है, एफडी बनानी है, आरडी बनानी है, तो आजकल बैंक वालों ने ये सब जो है बहुत ईजी कर दिया ताकि आप इजीली जाके इन्वेस्ट कर सकें मोबाइल ऐप से ही, आपको कहीं जाना ना पड़े। तो ये कन्वीनियंस होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इजीली इन्वेस्टमेंट कर सकें। आप एफडी वहीं से बना भी सकते हैं और ब्रेक भी कर सकते हैं। तो ये आजकल ऑनलाइन में अच्छा हो चुका है, पहले वरना इसी चीज़ के लिए बैंक जाना पड़ता था। नेक्स्ट पॉइंट आता है टैक्स।
टिकट साइज़ मीन्स मतलब आप एक बार में कितना पैसा कर सकते हैं। देखिए, हो सकता है कोई एक बार में 10 लाख कर सके, कोई एक बार में 100 रुपये कर सकता है, कोई एक बार में 10,000 कर सकता है, तो एक बार में 1 लाख कर सकता है। तो सबका टिकट साइज़ अपना अलग अलग होता है। तो उस इन्वेस्टमेंट में मिनिमम टिकट साइज़ भी कितना है और आपकी पॉकेट वो अलाउ करती है कि नहीं, ये चीज़ भी ध्यान रखनी ज़रूरी है। तीसरी चीज़ आ जाती है टैक्सेशन। टैक्सेशन मीन्स जो भी आप कमा रहे हो उस पर गवर्नमेंट एक टैक्स लेती है, तो वो चीज़ भी उसमें देखनी ज़रूरी है कि गवर्नमेंट उस पर कितना टैक्स ले रही है और उस टैक्स रिडक्शन के बाद आपको क्या इनकम बन रही है। इसलिए आपने देखा होगा लोग गवर्नमेंट के कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाइक पीपीएफ और डाकघर की कुछ स्कीम है या फिर सुकन्या समृद्धि। तो इन सब में क्या है ना कि गवर्नमेंट आपको रिटर्न ज़्यादा दे रही है और टैक्स कम कट रहा है उसमें, या फिर टैक्स फ्री है वो प्रोडक्ट, तो इसलिए लोग उनमें इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कितने तरीके के इन्वेस्टमेंट जो है मार्केट में अवेलेबल हैं इस टाइम। तो फर्स्ट हो गया आपका इक्विटी मार्केट, यानी कि शेयर मार्केट, जिसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एक अच्छी नॉलेज चाहिए, वरना आप जो है रिस्क में जा सकते हैं। आपका जो पैसा जितना हमने जमा किया है हो सकता है उससे भी नीचे चला जाए। हाँ, लॉन्ग टर्म में ये अच्छा रिटर्न देता है, लेकिन उसमें उस टाइम को रखने के लिए उतने टाइम तक आपके पास एक बैकअप होना चाहिए, जो आपको इमरजेंसी में वो पैसा ना निकालना पड़े। क्योंकि अगर पहले आप निकालते हो सकता है उस टाइम वो फंड ग्रोथ ना किया हो और आपको जो रिटर्न आप चाहते थे वो तो नहीं मिला, लेकिन जितना आपने पे किया था उससे भी कम रिटर्न आपको बना। तो एक हो गया इक्विटी मार्केट, जिसके अंदर लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स भी बन सकते हैं, और अगर आप जल्दीबाजी में पैसा निकालते हैं तो रिस्क भी हो सकता है, आपका पैसे का कम भी मिल सकता है। फिर सेकंड ऑप्शन है हमारे फिक्स इनकम ऑप्शन, जैसे कि एफडी, आरडी या बैंक के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे फिक्स इनकम वाले प्रोडक्ट्स होते हैं। उनके अंदर रिटर्न बहुत कम होता है, जो इन्फ्लेशन को ठीक तरीके से बीट नहीं कर पाता है, लेकिन उसके अंदर आपका रिटर्न जो होता है वो गारंटीड होता है। तो आपने देखा होगा ओल्ड एज जो लोग होते हैं वो उसी में इन्वेस्टमेंट करना पसंद होता है, क्योंकि वो पहले से ही उसमें इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट दो बड़े इन्वेस्टमेंट्स की, जिसमें से एक है कमोडिटी, जिसमें आता है गोल्ड, सिल्वर और बॉन्ड्स वगैरह। इसमें क्या है, बहुत बड़े अमाउंट पे आप, गोल्ड तो कितना महंगा हो चुका है, हर कोई तो गोल्ड में इन्वेस्ट कर नहीं सकता है। तो गोल्ड और सिल्वर में पुराने ज़माने के लोग करते थे, हार्ड गोल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, जो लोग ख़रीद के रखते हैं उसकी। तो इसके लिए कुछ आसान ऑप्शन कमोडिटीज़ में आ गए हैं, जहाँ पे आप एक मिनिमम अमाउंट से भी गोल्ड खरीद सकते हो या सिल्वर खरीद सकते हो, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और वहीं से उसको बाय सेल कर सकते हो। तो ये आपके कन्वीनियंस में आ जाएगा और कम अमाउंट से भी आप कर सकते हो। अब आ जाते हैं अपने फोर्थ ऑप्शन पे, जो कि रियल इस्टेट। रियल इस्टेट में तो कोई अच्छा खासा पैसे वाला इन्वेस्टमेंट कर सकता है, क्योंकि आम इंसान तो कर नहीं सकता है इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट। पर हाँ, उसमें भी इन्वेस्टमेंट का दो चीज़ है। अगर कोई अपने रहने के लिए घर ख़रीद रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। वो इन्वेस्टमेंट तब माना जाएगा अगर कोई आप शॉप ख़रीद रहे हो, उसको रेंट कर रहे हो, या आपने एक ज़मीन ख़रीदी और उस पर आपने घर बना के और आप फ्लैट्स बेच रहे हो, तो वो आपको एक इनकम होगी, या रेंटल इनकम हो तो इनकम होगी। वरना अगर आप सिर्फ रहने के लिए ख़रीद रहे हो तो वो आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो आपकी रहने की एक ज़रूरत है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। अब जब हम इन्वेस्टमेंट करने चाहते हैं तो कुछ रिस्क होते हैं, जैसे इन्फ्लेशन रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो अब इनके बारे में एक करके बात कर लेते हैं हम। तो अब हम बात करते हैं इन्फ्लेशन रिस्क की। तो इन्फ्लेशन रिस्क क्या है? अगर आज आप एक टीवी ख़रीदने जाते हैं जो कि 10,000 रुपये का है, तो नेक्स्ट 5 ईयर्स बाद अगर आप उसे ख़रीदने जाते हैं तो 14,693 रुपीज़ का मिलेगा। 10 ईयर्स बाद अगर आप वो टीवी लेने जाते हैं तो 21,589 रुपीज़ का मिलेगा। 20 ईयर्स बाद अगर आप वो लेने जाते हैं तो 46,610 रुपीज़ का मिलेगा। आफ्टर 30 ईयर्स अगर आप वो लेने जाते हैं तो आपको वो मिलेगा 1,0627 रुपीज़ का। ये इन्फ्लेशन हमने 8% के हिसाब से कैलकुलेट किया है। आने वाले टाइम पे ये ज़्यादा और कम दोनों हो सकता है, पर जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है तो ये इन्फ्लेशन हमेशा ज़्यादा ही रहेगा। अब बात करते हैं हम लिक्विडिटी रिस्क की। तो लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है? अगर आप किसी को ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट कर देते हो जहाँ पे आपको अगर ज़रूरत पड़ती है और आप पैसे को नहीं निकाल सकते, वो पैसा कुछ टाइम के लिए ब्लॉक है, तो ये होता है लिक्विडिटी रिस्क। वहाँ पे आपका खुद का पैसा ब्लॉक हो जाता है और आपको सही टाइम पे वो पैसा नहीं मिल पाता है। तो इस तरीके के प्रोडक्ट से भी हमें बचना चाहिए। अब आ जाते हैं क्रेडिट रिस्क पे। क्रेडिट रिस्क क्या होता है? अगर आप किसी ऐसे कंपनी में या कहीं ऐसे इन्वेस्ट करते हैं प्राइवेट जगह पे जहाँ से आपको बाद में इंटरेस्ट नहीं मिल पाता या प्रिंसिपल मिलने में प्रॉब्लम होती है, तो ये होता है आपका क्रेडिट रिस्क। आपको हमेशा गवर्नमेंट के अच्छे बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना है, जो AAA रेटिंग बॉन्ड्स होते हैं। उसमें भले ही आपको रिटर्न थोड़ी कम मिलती है, लेकिन उसमें आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट सेव रहता है, आपको हमेशा वो टाइम पे मिल जाएगा अपना। अब बात करते हैं मार्केट रिस्क और प्राइस रिस्क की। तो मार्केट रिस्क में क्या होता है? जैसे कोविड पे आपने देखा होगा 2020 में मार्केट क्रैश कर गया था, ऐसी वाली सिचुएशन में जो है मार्केट रिस्क हो सकता है आपको। सेकंड है कंपनी स्पेसिफिक रिस्क। अब मार्केट में किसी प्रोडक्ट की डिमांड है और कंपनी वो नहीं बना पा रही है, तो जाहिर सी बात है कंपनी का जो
सेल्स पार्ट है वो डाउन चला जाएगा। तो ऐसे में कंपनी स्पेसिफिक रिस्क हो जाता है। अब इंडस्ट्री और सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी की वजह से अगर किसी कंपनी को या किसी सेक्टर को नुकसान होता है तो उसे इंडस्ट्री और सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क कहते हैं। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रिस्क की। तो मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई बॉन्ड इशू किया जो 1,000 रुपये पे 1 साल के लिए 8% का इंटरेस्ट दे रहा है। आपका ये बॉन्ड इशू होने के बाद जब आपने ले लिया उसके बाद इंटरेस्ट रेट जो है इंक्रीज़ हो गया इकोनॉमी में, सो नया बॉन्ड जो आया वो आया 8.5% पे। तो आपका ये बॉन्ड जो होगा अगर आप इसे मार्केट में जब सेल करने जाएंगे तो ये लेस अट्रैक्टिव होगा नए बॉन्ड के मुकाबले। तो ऐसे में अगर आप उसे सेल भी करना चाहेंगे तो आपको वो डिस्काउंटेड रेट पे ही सेल करना पड़ेगा, क्योंकि नए रेट के हिसाब से वो आपसे कोई लेगा नहीं। तो एक बार फिर हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट करना देख लेते हैं। जैसे हमने बताया था, अगर कोई चीज़ 10,000 रुपये की है आज के टाइम, तो वो चीज़ 5 साल बाद कितने की होगी उसको कैलकुलेट करने का एक फार्मूला होता है, जो कि फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है। तो ए और पी मतलब होता है अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट 1 प्लस आर रेट ऑफ रिटर्न ब्रैकेट क्लोज रेज टू एन। अब नीचे देखिए 10,000 मतलब अमाउंट इन प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% के हिसाब से इन्फ्लेशन जो हमने लिया था, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज 5। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 14,693 अप्रॉक्स आएगा। तो हमें कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट अवॉइड करने हैं जिसके बारे में आपको नॉलेज ना हो। सेकंड में टेक ए पोजीशन टू बेनिफिट सम इवेंट एंड डेवलपमेंट। तो इसमें क्या है, अगर खुद से इन्वेस्टमेंट करता है और उसका इन्वेस्टमेंट का डिसीजन अगर गलत निकल जाता है तो उसको यहाँ पे लॉस हो सकता है। थर्ड है डाइवर्सिफाई। डाइवर्सिफाई का मतलब होता है कि आपको अपने जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो अलग अलग जगह पे करके रखने हैं। आपको एक जगह पे कभी भी अपना सारा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ताकि अगर उस सेक्टर में कोई प्रॉब्लम आए तो बाकी जगह से आपका जो रिटर्न है वो बनता रहे, आप पूरी तरीके से आपको लॉस ना हो। अब बात करते हैं बिहेवियरल बेसिस इन्वेस्टिंग की। तो सबसे पहले जो आता है वो अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जैसा उनको जानकारी होती है। सेकंड है कन्फर्मेशन बेसिस, वो खुद ही अपने माइंड में डिसाइड कर लेते हैं कि उनको कौन सा इन्वेस्टमेंट करना है और फिर वो इन्वेस्टमेंट अच्छा है ये प्रूव करने के लिए वो उसको सपोर्टिंग चीज़ें ढूंढने लगते हैं इंटरनेट पे। थर्ड है फैमिलियरिटी बेसिस, ऐसे इन्वेस्टमेंट जो वो ऑलरेडी कर चुके हैं, उनको आसानी से करना समझ में आता है, तो वो उस तरीके के इन्वेस्टमेंट करते हैं। थर्ड है हर्ड मेंटेलिटी, इसमें क्या है कि लोग जैसे मार्केट में हैं तो वो किसी ना किसी अपने किसी ऐसे दोस्त से जो इन्वेस्टमेंट करता है, किसी बैंकर से या किसी ऐसे इंसान से जुड़े होते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो उसी के देख के उसी के साथ जो सुना होता है उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। फिफ्थ है हमारा लॉस एवर्सन। इसमें क्या है, कस्टमर उस तरीके के इन्वेस्टमेंट कर लेता है जिसमें उसे लगता है कि 5,000 का फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन 5,000 का लॉस नहीं होना चाहिए मेरा। ओवर कॉन्फिडेंस, सिक्स्थ है ओवर कॉन्फिडेंस। तो इसमें क्या होता है, कस्टमर पहले से जानता है, वो उसी में ओवर कॉन्फिडेंस होता है और उसी तरीके से वो इन्वेस्टमेंट कर देता है। सेवन्थ है हमारा रिसेंसी बायस। इसमें क्या होता है, कस्टमर ने कोई आज से कई साल पहले कोई सिनेरियो देखा होता है जहाँ पे कि इस जगह पे पैसा लगाने से उसे इतना फ़ायदा हुआ था या किसी और को फ़ायदा हुआ था, तो उस हिसाब से कैलकुलेट करके उसे लगता है कि अभी सिचुएशन जो है सेम है, इस टाइम पे अगर मैं यहाँ पैसा डालूंगा तो सेम वही सिनेरियो होगा और मुझे जो है इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। बात करते हैं हम रिस्क प्रोफाइलिंग की। तो रिस्क प्रोफाइलिंग में मेन 3 चीज़ होती है, आपको कितना हाई रिटर्न्स चाहिए, आप उस हाई रिटर्न्स को लेने के लिए कितना रिस्क ले सकते हैं, कितने टाइम तक, और तीसरा आपका मेंटल स्ट्रेंथ कितना है। तो अब बात कर लेते हैं एसेट एलोकेशन के बारे में। जैसा आप समझ चुके हैं कि एक ही जगह पे हमें सारा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, अपना अलग अलग करना है। तो इसमें ए और बी 2 पार्ट हैं। तो स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन होता है किसी पर्टिकुलर गोल को ध्यान में रखते हुए किया हुआ प्रेजेंट में इन्वेस्टमेंट, जो कि फ्यूचर में करेक्ट टाइम पे हमको वो रिटर्न बना के दे सकें। दूसरा है हमारा बी टैक्टिकल एसेट एलोकेशन। इसमें क्या है, टाइम टू टाइम अब सिचुएशन को देखते हुए कहीं पे अगर हमें ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है तो हम वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बिना ज़्यादा रिस्क लिए हुए, और रिटर्न ज़्यादा बनाने की कोशिश करते हैं। इसे कहते हैं टैक्टिकल एसेट एलोकेशन। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं रीबैलेंसिंग की। तो रीबैलेंसिंग क्या होता है, अगर मान लो कोई इंसान 50-50 करके 2 पार्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो एक में वो करता है इक्विटी में, दूसरा वो करता है डेप्थ में। पर उसका इक्विटी वाला पार्ट 20% से अगर इंक्रीज़ हो जाता है और जो डेप्थ का पार्ट है 5% से डिक्रीज़ हो जाता है, तो उसमें क्या है, अगर उसने 1,000 रुपये दोनों में डाले थे तो इक्विटी वाले पार्ट में उसे 20% का फ़ायदा हुआ तो वो हो गया उसका 1,200 रुपये,
और जिसमें उसे 5% का नुकसान हुआ वो हुआ 950 रुपये डेप्थ। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए वो क्या करेगा, अपने इक्विटी में से जो उसे प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट का हिस्सा निकाल कर अपने डेप्ट में डालेगा ताकि दोनों बैलेंस हो सके वापस से। मैंने इस वीडियो को काफ़ी सिंपल और हिंदी लैंग्वेज में बनाया ताकि हर कोई इसे आसानी से समझ सके। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।